अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फ़वाद ज़ाहिद फ्रॉम प्रोग्रामर एक्स और अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सी शार्प पे काम करके दिखाऊंगा। ये सी शार्प के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, जिसका नाम सी शार्प के मुख्तलिफ फ़ीचर्स और कंपोनेंट्स को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम सी शार्प पे प्रैक्टिकली वर्क करना शुरू कर देंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि सी शार्प के लिए आपको ऊप आना लाजमी है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि सी शार्प जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है। सी शार्प का सिंटैक्स जो है वो सी और सी प्लस प्लस के जैसा ही है, क्योंकि ये सी और सी प्लस प्लस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अलावा सी शार्प के अंदर जावा और विजुअल बेसिक के भी कुछ फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। सी शार्प एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उन सब की डेफिनेशंस और डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर पहले ही डाल दी गई हैं। अगर आप किसी भी फंक्शन की वर्किंग के बारे में जानना चाहते हैं तो सी शार्प के इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ की देख सकते हैं। सी हैश और डॉट नेट में डिफरेंस। बहुत से लोग सी शार्प और डॉट नेट को एक ही समझ लेते हैं, हालांकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। डॉट नेट जो है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है विंडोज़ की। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस डॉट नेट को यूज़ करती हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाती हैं। डॉट नेट खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ हैश, सी प्लस प्लस, सी हैश, सी और जितनी भी और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस डॉट नेट के फ्रेमवर्क को यूज़ करती हैं और विंडोज़ की एप्लीकेशन डेवलप कर लेती हैं। डॉट नेट जो है इसको 70 से अबव लैंग्वेजेस सपोर्ट कर सकती हैं। सी शार्प एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करती है और एप्लीकेशन डेवलप करती है। तो डॉट नेट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आएगा CLR जो कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। दूसरा हमारे पास है BCL यानी कि बेस क्लास लाइब्रेरीज। CLR को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। CLR के अंदर हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट, और इसके अंदर जो भी कोड चलता है हम उसको मैनेज्ड कोड कहते हैं। असल में CLR हमारा वो एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर हमने अपना प्रोग्राम रन करना है। CLR एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम गार्बेज कलेक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि जब आप अपने फ्रंट एंड के ऊपर कोई मेमोरी असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, तो बैक एंड पे CLR काम कर रहा होता है जो असल में मेमोरी को एलोकेट करता है। और अगर आपका कोई ऐसा वेरिएबल या कोई पॉइंटर है जो किसी चीज़ को रेफरेंस नहीं कर रहा, कोई मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा, तो उसको ये डी एलोकेट भी करना CLR का काम है, जिसको गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। तो सी शार्प के अंदर, बल्कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि CLR कोड वेरिफिकेशन और कोड एसेस सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। कोड वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारा जो भी कोड है वो इसका एक खास सिंटेक्स होता है और CLR ही उसको डिफ़ाइन करता है, उसको चेक करता है। और एसेस सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमारा कोड कहाँ तक एसेस हो जाता है, उसका स्कोप क्या है, वो भी हमारा CLR ही डिफ़ाइन करता है। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा कि CLR कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को नेटिव कोड के अंदर। अब ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड क्या है और नेटिव कोड क्या है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड वो कोड है जो कि हमारा कंपाइलर जनरेट करता है। हमारा सोर्स कोड हमारे कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको कंपाइल करके जो चीज़ जनरेट करता है वो होता है इंटरमीडिएट कोड, और मुख्तलिफ इंटरमीडिएट कोड जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा नेटिव कोड। नेटिव कोड हमारे पास वो कोड होता है जो हमारा आगे ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा BCL बेस क्लास लाइब्रेरीज। तो बेस क्लास लाइब्रेरीज वो लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को चलने के लिए लाजमी होती है, किसी भी प्रोग्राम को चलने के लिए लाजमी होती है। जिस तरह हम C और C++ के अंदर भी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करते थे अपना प्रोग्राम चलाने के लिए जो कि ज़रूरी होती थी, ये भी वही काम करते हैं। BCL के अंदर हमारे पास वो सारे प्री डिफाइंड फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसके अंदर हमारी प्री डिफाइंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हैं। अब मैं आपको CLR के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास CTS जो कि कॉमन टाइप सिस्टम, और दूसरा हमारे पास है CLS यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। CTS जो होता है ये हमारे पास एक सेट ऑफ कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं जो कि नेट की लैंग्वेज यूज़ करती हैं।
डॉट नेट के अंदर हमारे पास क्योंकि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इसलिए जब हम उनकी कंपाइलेशन करते हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस रेफरेंस से मेरा मतलब ये है कि डॉट नेट के अंदर एक लैंग्वेज एक और लैंग्वेज के साथ मिलकर काम कर सकती है। तो अगर दो लैंग्वेजेस को आपस में मिलना होता है तो इसके लिए लाजमी है कि उनकी डेटा टाइप्स जो हैं वो सेम हो। तो वो डेटा टाइप्स का कलेक्शन जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर सेम है, तकरीबन सारी लैंग्वेजेस के अंदर सेम है, वो CTS डिफाइन करता है। आगे हमारे पास आ जाता है CLS का मतलब है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, और ये एक ऐसा सबसेट ऑफ CTS है, यानी CTS के अंदर ही ये पाया जाता है। इसके अंदर वो सारे के सारे रूल्स हैं जो एक लैंग्वेज के कंपाइलर को चाहिए होते हैं वो रन टाइम एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है वो काम करती है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं, उसके कुछ लिखने का तरीका और उसके कुछ चलने का तरीका होता है, वो सारे के सारे हमारे कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के अंदर दिए जाते हैं। ये भी इसी तरह ही है कि हमारी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं और क्योंकि हर लैंग्वेज ने एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता है तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो तमाम लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं। वो रूल्स का कलेक्शन जो होगा वो हमारा CLS डिफाइन करेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा डॉट नेट के आर्किटेक्चर के बारे में। इसके अंदर हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि डॉट नेट के अंदर एक बेस क्लास लाइब्रेरीज हमारे पास होती हैं और एक हमारे पास होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन किस तरह की गई होती है वो मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि बेस क्लास लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास डेटाबेस एक्सेस, डेस्कटॉप GUI API, सिक्योरिटी, रिमोट API, थ्रेडिंग, वेब API, फाइल इनपुट आउटपुट और इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ें वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बेस का लाइब्रेरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर दी गई होती है। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये इंटरफेसेस हैं जो हमें प्रोवाइड किए होते हैं एज डिफ़ॉल्ट। ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे जब हम प्रैक्टिकली इस पर काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं जो कि है कॉमन टाइप सिस्टम और उसका एक सबसेट होता है जो कि है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका। C# की टाइप्स। C# के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास है वैल्यू टाइप, एक हमारे पास है रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप क्या होती है? वैल्यू टाइप के अंदर जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल को कोई डेटा असाइन करते हैं तो वो डेटा डायरेक्टली मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। इसको हम कहते हैं वैल्यू टाइप और इस मेमोरी को हम कहते हैं हीप, क्योंकि इसको डायरेक्टली हम असेस कर सकते हैं। रेफरेंस टाइप क्या होता है? रेफरेंस टाइप जिस तरह का उसका नाम जाहिर करता है, हम इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालेंगे बल्कि हम उसका रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। अब रेफरेंस क्या होता है? मेमोरी के अंदर जब भी हम डेटा डालते हैं तो उस डेटा जहाँ पर डला होता है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है उस जगह का, उस एड्रेस को हम रेफरेंस कहते हैं। तो रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपने अंदर डेटा स्टोर नहीं करते बल्कि अपने अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं और फिर हम उस एड्रेस पे जाके उस डेटा को उठा सकते हैं या फिर उसको उस एड्रेस पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जहाँ पर ये सारे रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स स्टोर हो सकते हैं उसको हम कहते हैं स्टैक। C# एप्लीकेशंस। C# के अंदर हमारे पास तीन तरह की एप्लीकेशन होती है, एक कंसोल एप्लीकेशन, एक विंडो एप्लीकेशन, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन के अंदर हम कंसोल बेस्ड काम करते हैं, यानी कि वो ब्लैक स्क्रीन जो सामने कंसोल विंडोज़ ओपन होती है उसके ऊपर ही हमारी आउटपुट आएगी और वहाँ से ही हमारी इनपुट जाएगी। विंडोज़ एप्लीकेशन के अंदर हम पूरा GUI बेस्ड अपना प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, बटन्स लगे होते हैं, हमारे मेन्यू बार, सारा कुछ, यानी जो आज मॉडर्न लाइफ में जो आप एप्लीकेशन देखते हैं वो सारी विंडोज़ एप्लीकेशन होती है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर हमारा HTML पे काम आ जाता है जिस पे हम वेब बेस्ड चीज़ें बनाते हैं जो ऑनलाइन वेब पेजेस पे भी काम करती हैं। लेकिन हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ पहले दो पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। वेब बेस्ड एप्लीकेशन हम अपने इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल कवर नहीं कर रहे। C# आर्किटेक्चर। अगर आप ऊब बेस्ड प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि एक प्रोग्रामिंग जो ऊब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। C# के अंदर हम इन मुख्तलिफ क्लासेस को एक अलग से ग्रुप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम हमने रखा है नेम स्पेस। हम इस नेम स्पेस को यूज़ करते हुए इन सारी क्लासों को एसेस कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल नेम स्पेसेस होती हैं जिसको हमने एक DLL फाइल यानी कि एक असेंबली फाइल के अंदर रखा होता है। थस एक असेंबली फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ नेम स्पेस और मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं।
असेंबली फाइल दो तरह की एक्सटेंशन के साथ होते हैं, एक हमारे पास है .dll और एक हमारे पास है .exe। DLL का मतलब है डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई असेंबली का यूज़ करना लाजमी ही होता है। और इसके साथ हमारा आज का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। आपका थ्योरेटिकल काम मैंने आपको सारा समझा दिया कि C++ के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह काम करता है और उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, उसकी डेटा टाइप्स और उसकी और भी जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ी वो सिर्फ थ्योरेटिकल था। हमारा प्रैक्टिकल काम अगली वीडियो से इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा और हमारा पहला प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होगा वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बना के दिखाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।